अंधेरे में चमकने वाली वो चीज जिसने कई लड़कियों को दी खौफनाक मौत। ग्रेस फेयर के लिए यह अजीब तो था कि जब वो अंधेरे में अपना नाक साफ करती तो उसका रुमाल अंधेरे में चमकता था, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि यह उसके जीवन में अंधेरा होने की शुरुआत है। ग्रेस ने साल 1917 के बाहर के मौसम में 70 अन्य लड़कियों के साथ जिस फैक्ट्री में काम करना शुरू किया था, वह प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में पूरे अमेरिका में स्थापित होने वाली कई फैक्ट्रियों में से एक थी, जहाँ घड़ियों और सेना द्वारा पहने जाने वाली घड़ियों के डायल्स में मौजूद नंबरों को चमक दी जाती थी ताकि वो अंधेरे में दिख सकें। शोधकर्ता अर्लिन बलकांस्की के अनुसार सैकड़ों लड़कियां इस काम को लेकर उत्साहित थीं। 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने के बाद तो कुछ महिलाओं ने इस काम को अपनी देशभक्ति दिखाने के रूप में लिया। वो सैनिकों के लिए अंधेरे में चमकने वाले घड़ियों के डायल और सैन्य उपकरणों के पैनल पेंट करती थी। अंधेरे में चमकने वाला यह तत्व रेडियम था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक मैरी और पॉल क्यूरी ने साल 1898 में रेडियम की खोज की थी। चूंकि रेडियम कैंसर के इलाज में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो चुका था, इसलिए बहुत से लोग इसे एक चमत्कारी तत्व समझते थे और इसे टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक समेत विभिन्न व्यावसायिक उत्पादों में शामिल किया जाता था। घड़ी के डायल बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली लड़कियां रेडियम पाउडर में गोंद और पानी मिलाकर एक चमकता हुआ सब्जी जैसा दिखने वाला सफेद पेंट बनाती और इसे ऊंट के बालों से बने ब्रश से घड़ी के डायल और उसके नंबरों पर सावधानी से लगाती थीं। थोड़े से इस्तेमाल के बाद ब्रश खराब हो जाता और लड़कियां ठीक से पेंट नहीं कर पाती थीं। ग्रेस का कहना था कि हमारे सुपरवाइजर हमें अपने होठों से उस ब्रश की नोक को बनाने के लिए कहते थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार डायल को पेंट करने वाली महिलाओं को पोस्ट गर्ल भी कहा जाता था, क्योंकि रोजाना उन पर गिरने वाले रेडियम के कणों की वजह से उनके कपड़ों, बालों और त्वचा में चमक पैदा होती थी। बहुत सी महिलाएं काम करने के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आती थीं, ताकि काम के बाद जब वो घूमने के लिए कहीं बाहर जाएं तो उनके कपड़े खूब चमके। कुछ महिलाएं इस पेंट को अपने दांतों पर भी लगा लेती थीं, ताकि उनकी मुस्कुराहट चमकदार हो जाए। कुछ अपने बॉयफ्रेंड को अपने नाखूनों की चमक से सरप्राइज देती थीं। जब वो रेडियम के सुरक्षित होने के बारे में पूछती तो उनके मैनेजर भी उन्हें आश्वासन देते कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक यह सच नहीं था। रेडियम गर्ल्स को शारीरिक नुकसान का सामना करने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसकी पहली शिकार अमेलिया मैगिया थी। वह ऑरेंज, न्यू जर्सी में रेडियम ल्यूमिनस मटेरियल्स कॉर्पोरेशन, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉर्पोरेशन के लिए घड़ियों पर पेंट करती थी। पहला लक्षण दांत में दर्द होना था, जिसके लिए एक के बाद एक सारे दांत निकालने पड़े। जल्द ही रिश्ते खून और मवाद के साथ दर्दनाक अल्सर ने चमकते दांतों की जगह ले ली। अमेलिया के मुंह में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई। निचले जबड़ों को काटना पड़ा और फिर यह इन्फेक्शन शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। ज्यादा खून बहने के कारण 12 सितंबर 1922 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर मौत की वजह का पता नहीं लगा सके, तो आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने यह कह दिया कि उनकी मौत आतिशक से हुई है। हालांकि लोगों को यह गलतफहमी रही कि रेडियम सुरक्षित है। रेडियम गर्ल्स बढ़ती संख्या में घातक बीमारियों का शिकार होने लगी। ग्रेस ने साल 1920 में एक बैंक में नौकरी के लिए फैक्ट्री छोड़ दी थी, लेकिन लगभग 2 साल बाद उनके भी दांत गिरने लगे। उनके जबड़े में एक दर्दनाक फोड़ा निकल गया। जादुई बादामी आंखों में अब दर्द के बादल छा गए थे। आखिरकार जुलाई 1925 में एक डॉक्टर ने कहा कि यह समस्याएं उनके पिछले काम के कारण हो सकती हैं। यूएस रेडियम ने फिजियोलॉजी के प्रोफेसर सेसिल ड्रिंकर को काम के हालात का अध्ययन करने के लिए कहा। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि ज्यादातर काम करने वालों में इन्फेक्शन है, लगभग सभी में खून की असामान्य स्थिति है और कई लोगों में एडवांस रेडियम नेक्रोसिस के भी लक्षण हैं। श्रमिकों की रक्षा के लिए जून 1924 की इस रिपोर्ट में ड्रिंकर ने काम करने के तरीके में बदलाव की सिफारिश की, लेकिन यूएस रेडियम के अध्यक्ष आर्थर रोएडर ने न केवल इसे खारिज कर दिया, बल्कि कहा कि वह इसके जवाबी फैक्ट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। 1925 में एक पैथोलॉजिस्ट हैरिसन मार्टलेन ने निर्णायक रूप से साबित किया कि रेडियम ने घड़ी पेंट करने वाली महिलाओं के अंदर जहर भर दिया था। रेडियम उद्योग ने मार्टलेन को बदनाम करने की कोशिश की। ग्रेस फ्रेयर ने मुकदमा दायर करने का फैसला किया, लेकिन वकील खोजने में उन्हें 2 साल लग गए। 18 मई 1927 को एक युवा वकील रेमंड बेरी के जरिए से उन्होंने न्यू जर्सी की एक अदालत में यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। गंभीर मेडिकल समस्याओं वाली 4 अन्य महिलाएं, एडेना हुस्मैन, कैथरीन साउब और अमेलिया मैगा की 2 बहनें, क्वेटा मैकडोनाल्ड और अल्बिना लेरेस भी इस मुकदमे की पक्षकार बन गई।
इनमें से हर एक ने मेडिकल खर्च और बीमारी के हर्जाने के तौर पर $2.5 लाख की मांग की। 16 अक्टूबर 1927 को बहनों के अनुरोध पर अमेलिया की लाश को निकाला गया। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा चमकदार थीं। अमेलिया की मौत आतिशक से नहीं बल्कि उस नए और रहस्यमयी नेक्रोसिस से हुई थी जो उसकी बहनों को भी मार रही थी। दुनिया भर के अखबारों में जिन 5 महिलाओं को रेडियम गर्ल्स करार दिया गया था, जनवरी 1928 में मुकदमे की पहली सुनवाई के दौरान उनमें शपथ के लिए हाथ उठाने की भी ताकत नहीं थी। न्यूयॉर्क लेजर अखबार की खबर थी कि फ्रेयर और अन्य महिलाओं ने बहादुरी से मुस्कुराते रहने की कोशिश की, लेकिन अदालत में मौजूद उनके दोस्त और दूसरे लोग रो पड़े। अप्रैल तक ये महिलाएं शारीरिक या मानसिक रूप से दूसरी सुनवाई में शामिल होने के लिए अदालत में उपस्थित होने के काबिल नहीं रहीं। न्यूयॉर्क जर्नल के अनुसार रेडियम की खोज करने वाली फ्रांसीसी वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने इस केस के बारे में पढ़ा तो उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी रेडियम श्रमिक पेंट ब्रश के बजाय छोटी तीलियों पर रुई का इस्तेमाल करती हैं। क्यूरी ने कहा, मुझे कोई भी सहायता देने में बहुत खुशी होगी, लेकिन इस पदार्थ का मानव शरीर में दाखिल होने के बाद इसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। 25 अप्रैल 1928 को सुनवाई के बाद बेरी के यह कहने के बावजूद कि महिलाएं मर रही हैं और शायद अगली सुनवाई तक जीवित न रहें, इस मुकदमे की सुनवाई को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुकदमे के स्थगन की अखबारों में कड़ी आलोचना हुई। न्यूयॉर्क वर्ल्ड के संपादक वाल्टर लिपमैन ने 10 मई 1928 के संपादकीय में कहा कि मुकदमे की सुनवाई में देरी का निर्णय बड़ा अन्याय है। इस तरह की देरी के लिए कोई बहाना संभव नहीं है। महिलाएं मर रही हैं। अगर कहीं किसी मुकदमे का जल्द फैसला करने की जरूरत है तो वो इन 5 बीमार महिलाओं का मुकदमा है जो दुनिया में अपने अंतिम दिनों को आसान करने के लिए कुछ डॉलर के लिए लड़ रही हैं। बाद में अदालत ने मुकदमे की सुनवाई जून 1928 की शुरुआत में तय कर दी। हालांकि एक संघीय न्यायाधीश ने स्वेच्छा से विवाद की मध्यस्थता की और इसे अदालत से बाहर निपटाने में मदद की। मुकदमे की सुनवाई से कुछ दिन पहले ये 5 रेडियम गर्ल्स इस बात पर सहमत हुई कि प्रत्येक को $10,000 और उनके जीवन में $600 प्रति वर्ष मिलेंगे और सभी मेडिकल और कानूनी खर्च कंपनी अदा करेगी। बैरी पेपर्स के अनुसार यह महसूस करते हुए कि कॉरपोरेशन को बहुत फायदा हो रहा है, बैरी इस समझौते से खुश नहीं थे। उन्हें मध्यस्थता करने वाले यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज विलियम क्लार्क पर भी शक था। उनका कहना था कि मुझे यकीन है कि वह एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और सामाजिक मुद्दों में सच्ची दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन से पता चलता है कि वह कॉर्पोरेट के पाले में हैं। बैरी को बताया गया था कि जज क्लार्क यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन में स्टॉक होल्डर थे। 5 रेडियम गर्ल्स तो मुआवजे की एक छोटी सी राशि लेकर अगले कुछ महीनों और वर्षों में जान से चली गयी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार 14 नवंबर 1928 को रेडियम पेंट के मूल आविष्कारक ऑस्ट्रिया के डॉक्टर सबाइन ए वान सुचोकू की ऑरेंज न्यू जर्सी में यह कहते हुए मृत्यु हो गई कि उनका आविष्कार हानिकारक नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो मुकदमा हुआ जिससे हमेशा के लिए यह तय हो गया कि यह जानलेवा है। ओटावा की रेडियम डायल कंपनी के खिलाफ ये मुकदमा कैथरीन वोल्फ ने दायर किया था। मरने के बाद समाचार पत्रों ने उनकी तस्वीरें प्रकाशित की थी। साल 1938 में इलिनोवाई इंडस्ट्रियल कमीशन के सामने कई सुनवाइयों के बाद, जिनमें से एक में कैथरीन वोल्फ भी गई थी, ओटावा की रेडियम गर्ल्स ने मुकदमा जीत लिया। रेडियम डायल कंपनी ने कई अपीलें दायर की। 23 अक्टूबर 1939 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अंतिम अपील को सुनने से इनकार कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। फैसला तो हो गया, लेकिन रेडियम का असर जल्द खत्म होने वाला नहीं था। कैथरीन वोल्फ घटना पर टिप्पणी करते हुए मैरियन केनिक ने अपनी एक महिला रिश्तेदार का जिक्र किया जिनकी मृत्यु 40 के दशक के अंत में उनकी शादी की पहली सालगिरह पर हुई थी। उन्हें उनकी शादी के जोड़े में दफनाया गया था जो कमजोरी के कारण अब ढीला हो चुका था। अर्लिंग बल्कांस्की ने लिखा है कि हालांकि कैथरीन वोल्फ उन महिलाओं में से एक थी जिनकी अपने मुकदमों का फैसला होने से पहले ही यानी 27 जुलाई 1938 तक मौत हो गई थी, लेकिन उनका यह संघर्ष उनके बाद आने वाली महिलाओं के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मानकों के निर्धारण की वजह जरूर बना। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।